हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। दूरसंचार कंपनियों द्वारा 28,200 फोन बंद करने तथा 20 लाख कनेक्शन को फिर से सत्यापन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जब दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर अपराधों को कम करने के लिए इस तरह के 28,000 मोबाइल फोन को ब्लॉक करने के और जो नंबर 20 लाख मोबाइल कनेक्शंस को दोबारा सत्यापित किया जाए के आदेश दिए गए, ताकि मोबाइल से संबंधित या फिर जो अन्य साइबर क्राइम्स है उनको कम किया जा सके। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय तथा राज्य पुलिस साइबर अपराध के द्वारा इसको कार्य को पूर्ण किया जाएगा, ताकि जो डिजिटल खतरे हैं उसे नागरिक को बचाया जा सके। जब हम बात करते हैं इसे दूरसंचार विभाग से संबंधित निपटान के लिए, तो चक्षु मंच प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम से संबंधित रिपोर्ट वहां पर कराई जा सकती है। विजिजम पोर्ट को जब बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट परिचालन की अनुमति दी गई है, जो कि अदानी ग्रुप के अधीन कार्य करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम. So in India, the digitalization of court has emerged as a pivotal step towards modernizing the judicial system. तो हम यहाँ से मेल्स के परस्पेक्टिव से की हाइलाइट्स देख सकते हैं कि क्या फायदा होगा, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट से, और अगर उस कैसे वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बोला जाए तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास, और ये कब से लागू हुआ था? 2005 से, जिसका एम है टू कंप्यूटराइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट पे हो या फिर सबऑर्डिनेट पे हो या फिर हायर पे हो। तो मतलब इस तरीके से फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी, ताकि जो वर्क फ्लो का प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम कर सके, केसेस ज्यादा प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। सो एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है जो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देता है ऑन द पेंडिंग एंड द डिस्पोज्ड ऑफ केसेस अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बेटर मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा इन द जुडिशियल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज ऑनलाइन केस फाइलिंग, कि आप ऑनलाइन भी केस फाइल कर सकते हो, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, तो उससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग में यही होगा कि आपको फिजिकल प्रेजेंस ना देके आप वर्चुअल वे में, यानी कि कंप्यूटराइज, यानी कि जैसे जूम मीटिंग इस टाइप से कुछ क्रिएट किया जाएगा और वहां से आप ले सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे क्या होगा? एफिशिएंसी क्रिएट होगी इन सारे सिस्टम से जो टेक्नोलॉजी हमारे हम ला रहे हैं, प्रोसेसेस फास्टर हो जाएंगी, एक्सेस टू जस्टिस इजी हो जाएगा अगर हम बात करें तो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, केसेस का बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा। तो ये सब कीवर्ड्स है रिगार्डिंग, अगर हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट। तो अगर फर्दर मोर बोला जाए कि क्या होना चाहिए, तो हम यही बोल सकते हैं कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए, ताकि जजेस से फैमिलाइज हो जाए, लॉयर्स, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको, मॉडर्नाइजेशन को इजिली अडोप्ट कर पाए और हम आगे बढ़ सके। तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। आचल, आप ले लो। नेक्स्ट इज सर्रा में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। तो फिलिस्तीन की अगर हम बात करें कि एक वैश्विक संस्था का पूर्ण सदस्य बनने के योग्य है और उसकी सदस्यता दी जानी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो विशेष सत्र के यहाँ पे बोला गया संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें 193 मेंबर्स होते हैं। तो विशेष सत्र की सुबह आपातकालीन बैठक हुई, इसमें यही बोला गया है कि 143 सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, विरोध में 9 वोट पड़े।
जबकि 25 सदस्य अनुपस्थित रहे। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 4 में क्या मेंशन है के अनुसार फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए योग्य है और इसलिए उसे सदस्यता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे फिलिस्तीन को मेंबर बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट देख हम बात करेंगे, चलो कौन का आयोजन किया जाएगा। पर्व की मेजबानी करेगा भारत। तो भारत में 77वें कौन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि गोवा में होने जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ उद्योग जगत के सदस्यों को भी इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया है, जिसके माध्यम से मार्च टू फिल्म्स में भारत ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शन करेगा कि किस तरह से गोवा में आयोजित होने जाने वाले 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से उन्होंने पोस्टर्स, ट्रेलर्स और के माध्यम से भारत पर्व का अनावरण किया था तथा उनसे जुड़ी हुई जो संबंधित रचनात्मक अर्थव्यवस्था उसको प्रदर्शित किया था। भारत पवेलियन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की तरफ से अहमदाबाद की तरफ से डिजाइन किया जाएगा। इसके साथ साथ जब अंतर्राष्ट्रीय समानताओं के महोत्सव से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की जाएगी। ऑल बी इमेजिन एज लाइट होगी, जो कि थीम की बात की जाती है, जो फिल्म के निर्माता पायल कपाड़िया की है, जिन्होंने प्रतियोगिता अनुभव के माध्यम से चुना गया है। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग एनआरआई मनी होम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेबी ने एनआरआई के लिए क्या लिमिट किया और हम यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस क्या मतलब क्या फर्क है इस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। आईएफसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर द एफपीआई, चाहे चाहे फिर वो एनआरआई के लिए हो या फिर ओसीआई के लिए हो, तो क्या होना चाहिए। तो सिक्योरिटी and Exchange Board of India has liberalized the investment norms for non-resident Indians in foreign portfolio investor based out of किसके बेस पे है, इंटरनेशनल फाइनेंस कर लेते हैं कि एनआरआई और ओसीआई क्या डिफरेंस है। अगर एनआरआई को बोला जाए तो ये वो सिटीजन होते हैं जो अब्रोड में रहते हैं और ये इंडियन सिटीजन हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि फॉरेन सिटीजन है लेकिन वो हेरिटेज में है। तो इस हिसाब से अगर हम बोला जाए कि क्या किसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अगर हम इनकम टैक्स और इसमें देखा जाए तो ओसीआई को कितना राइट होता है उसमें, तो गवर्न करने के लिए एनआरआई के पास राइट है। बट अगर हम सेम वे में देखा जाए तो उस हिसाब से परमानेंट मतलब रेजिडेंट वो नहीं होते, इसलिए उनको नहीं दिए जाते। इसी तरीके से अगर हम एनआरआई उस बिहाफ पे देखा जाता है कि वो कितने नंबर ऑफ डेज इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन ओसीआई में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जिसके बेस पे उनको बताया जाए कि भाई वो इंडियन सिटीजन है या फिर उनको कुछ ऐसी तो बस उनको स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दी जाते हैं क्योंकि वो लंबे टाइम से यहाँ पे रह 82 डेज इन इंडिया से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने तो एनआरआई की वो मिल सकती है। अब अगर बोला जाए वोटिंग राइट किसके पास है, ओसीआई के पास है, नहीं ओसीआई के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। एनआरआई के पास लिमिटेड वोटिंग राइट होता है क्योंकि उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है तभी वो वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अपर लिमिट कितनी रखी गई है एनआरआई के लिए। तो इट वाज अलाउड टू कंट्रीब्यूट ओनली अप टू 15% ऑफ द कॉर्पस ऑफ सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन, तो 50% कॉर्पस की बात की गई है। और बेस्ड हम देख सकते हैं आईएफएससी के। सो एनआरआई मनी इनटू इंडिया लाने की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज विद द मार्केट रेगुलेटर अलाउ एनआरआईज टू इन्वेस्ट अप टू 100% of the corpus of FPI based out of the IFC in India. So यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पंप अप में कि भाई अगर इंडिया का पैसा तो वो इंडिया में आना चाहिए, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे बात हो रही है। तो गिफ्ट सिटी इन गुजरात
द ओनली IFC इन इंडिया, अ मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वही हो सकती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें IFC की, तो इट इज अ फाइनेंशियल सेंटर दैट कैटर्स टू कस्टमर्स आउटसाइड द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे फंड रेजिंग हो सकता है, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट का सिस्टम है, एसेट मैनेजमेंट, तो ये सब उससे डील करती है। यहीं पे हम बात कर सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, कि वो किस पे बेस होता है। वो IFC रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है IFSC को? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि डोमेस्टिक रेगुलेटर है फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैकेनिज्म विद सेबी, जो ये काम करता है। तो यहाँ पे 100% एग्जाम्पशन दी जाती है फॉर 10 consecutive ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स से। तो ये कुछ डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। तब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि टर्म्स और कंडीशन क्या होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए। तो दो sources है। रेजिडेंट इंडिया, डॉक्यूमेंट सारे के सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब अगर हमें acquired डॉक्यूमेंट्स, दे कैन स्टिल कंट्रीब्यूट 100% ऑफ द कॉर्पस ऑफ FPI। अगर वो जो कंडीशंस दी हुई है वो फुलफिल, अगर डॉक्यूमेंट है नहीं, वो नहीं दे सकते। तो ये हम यहाँ से नोटिस और सीज कॉर्पोरेट बॉडीज इन टू आ रहे। तो ये एक ऑलरेडी केस हो चुका है उसके रिगार्डिंग ये पूरा पूरा। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, उसके भी यहाँ पे बताया हुआ है। दिव्या, यमन तट के पास निशाना बनाए गए अमेरिका और यूनान के यहूदी हूती हमले की बात करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से अदन की खाड़ी में अमेरिका ध्वज वाले पोत को हूतियों के द्वारा हूती विद्रोहियों के द्वारा हमला किया गया। यहाँ पर 18 अमेरिकी और यूनान के 4 नागरिक उस पर सवार थे। तो जब हम विस्फोटक सहयोगी देशों की बात करते हैं जो युद्ध पोत द्वारा संभवतः जहाज MV यॉर्क टाउन को निशाना बनाया, तो जहां MV यॉर्क टाउन जो है अमेरिका के जहाज से संबंधित नाम है, हम इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा इन पे जो मिसाइल दागी गई थी वो नष्ट करने के लिए गई थी। ब्रिटिश सेना ने यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के माध्यम से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक जहाज जहां पर निशाना बनाया गया था उनके सुरक्षा फर्म और अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। तो MV यॉर्क टाउन का नाम याद रखा जा सकता है प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से। में आप बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे टूरिस्ट अमाउंट, जैसे कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट लिमिट है उससे ज्यादा एक्सीड होता जा रहा है। पोर्ट ऑफ कैप्री तो एक पीक सीजन है जिसमें 16,000 विजिटर्स मेकिंग अ ट्रिप टू द आइलैंड डेली, और जिसमें से 12,900 रेजिडेंट्स है। तो जब ऐसा केसेस हो जाए कि जितनी उसकी लिमिट है उससे ज्यादा वहां पे लोग जा रहे हो, तो ओवर क्राउडिंग को कैसे डील किया जाए या फिर क्या स्टेप्स लिए जाए कि ऐसे सिचुएशन, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन चाहे फिर वो फ्लोरा हो या फिर फोना हो, वेस्ट जनरेशन की बात, तो वो इम्पैक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे करेगा। तो कैसे हैंडल हो सकता है वो एक सोचने का विषय है। तो सिमिलरली इंडिया के पास भी काफी सारे हिल स्टेशन है जहाँ पे इस अभी समर्स में बहुत ज्यादा लोग घूमने के लिए जाएंगे, तो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वो भी। तो कैसे डील किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स डिस्कस कर रखे हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टूरिस्ट या फिर एंट्री फी है उसको बढ़ा दिया जाए, तो कुछ हद तक कम हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ओवर क्राउडिंग को। नेक्स्ट इज कि बैनिंग द टूरिस्ट एंट्री, जैसे कि कुछ फेमस एरियाज होते हैं तो फिर मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए काफी एरियाज में, तो भी कुछ हद तक कम हो सकता है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ हाई वैल्यू
लो वॉल्यूम टूरिज्म, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लगा दो, तो उस हिसाब से तो इंडिया में वो कम है, बाकी कंट्रीज में ज्यादा है। तो ये कुछ स्टेप्स है जब हम डील कर सकते हैं जिससे ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए। आयुष्मान हेल्थ ओपीडी पंजीकरण में यूपी पहले स्थान पर रहा। जब हम बात करते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आधारित ओपीडी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें 80 लाख के आंकड़े पार कर चुके हैं। यहाँ देखा जा सकता है किस तरह से डिजिटल अकाउंट को रजिस्टर किया जाएगा, ताकि उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं या फिर उनका डाटा है वह एक स्थान पर उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ABHA आधारित रजिस्ट्रेशन में 80,000 से अधिक व्यक्ति अब तक रजिस्टर करा चुके हैं। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अगर हम टॉप 5 राज्यों की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और दिल्ली शामिल है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की पहल है, जिसके माध्यम से जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुरू की गई स्वास्थ्य बचत खाता है, जिसके माध्यम से कमजोर वर्गों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी। इसके लिए इसका डिजाइन किया गया है ताकि ABHI आधार पर मोबाइल अंक नंबर से जुड़े एक 14 अंकों के नंबर के माध्यम से पहचान की जाएगी। तो हम देख सकते हैं जो OPDI है कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, उससे जुड़ा जो नंबर होगा वह 14 अंकों से संबंधित होगा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जाएंगे ताकि सभी तक स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित जो उपलब्धि है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है कि एथिक्स, GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से ये टॉपिक है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और कब हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो कुछ नेगेटिव बात बोले जा रहे हैं, तो हम उसमें ये देख सकते हैं अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम बैलेंस भी रखेंगे और ये भी माइंड में रखेंगे कि अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से, उस जजमेंट से कि कितना वो सही है जो हम सुन रहे हैं और कितना उसकी वैलिडिटी है, रेदर देन कि जैसा बाकी लोग बात कर रहे हैं उसी में आप अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दो। तो वो एक कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर का, तो पॉजिटिव बिहेवियर वही है जब आपको सब कुछ पता है फिर भी आप अपने एटीट्यूड को नॉर्मल रखो, बैलेंस्ड वे में रखो, बेफिजूल की उसमें ना पड़ो, तभी हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि एटीट्यूड चेंज योर बिहेवियर टूवर्ड्स दैट पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन गेट्स अफेक्टेड नेगेटिवली। तो यहाँ से यही लर्निंग है कि आप, वही बात है, देखो सारी चीज लेकिन करना सिर्फ उतना ही है जो जरूरी हो या फिर उसी में दिमाग दौड़ाना चाहिए, ये हम बोल सकते तो हमें देख सकते हैं कि लच्छू महाराज समारोह में लच्छू महाराज वेल फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों से रुके हुए पंडित लच्छू महाराज अवार्ड को दिया गया है, जिसमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सभा सभागार में उन्होंने उनके द्वारा प्रदान किया गया था। 2015 से लेकर 2024 तक के अवार्ड सम्मानित किए गए थे। जब हम बात करते हैं पंडित लच्छू महाराज जन्म उत्सव की, तो उन्हें 5 राज्यों में मनाया जाता है। उसका आयोजन लखनऊ में होगा, जिसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा में भी इनको मनाया जाएगा। इसके अलावा जब हम इनसे सम्मानित की बात करते हैं तो 2015 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त उमा शर्मा जी को, राम वैद्यनाथ जो नई दिल्ली से है, उमा डोगरा, हेमा मालिनी, सराय बानू, डॉक्टर संध्या पुराची, मल्लिका मित्रा, प्राची सह असीम बंधु भट्टाचार्य तथा पंडित राजेंद्र गगानी
जी को इस सम्मानों से सम्मानित किया गया है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में, या फिर अदर इकोनॉमी में भी हम बोल सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी। तो फर्स्टली बोला जाए तो एग्रीकल्चर इज द बेडरॉक एंड पाइवोटल ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू इट्स यूनिक कंपोजिशन। तो फिर चाहे एग्रीकल्चर के सेवरल डायमेंशन हम बता सकते हैं। फर्स्टली अगर बात की जाए तो लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट के भी आप पे, नेक्स्ट इज लेबर मोबिलाइजेशन। उसके अलावा बात करें तो एक्सपोर्टिंग में भी हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बर्डन है पूरा का पूरा, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो या फिर ओवर न्यूट्रिशन का हो, वो एग्रीकल्चर पे है। अगर वो नहीं होगा तो जो बेसिक लेवल है आपकी कंज्यूम करने की, वो कहाँ से आएगी? तो टोटली अगर वो चीज नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट से हम ये बोल सकते हैं कि लंबे टाइम तक कंज्यूम करना सुटेबल नहीं होगा, ये हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक डाटा देख सकते हैं कि द वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट शेयर्स इन 1990 to 91 वर अराउंड 29.47 and 64% respectively. तो both GV and employment share within agriculture experienced a modest uptick. तो ऐसा देखा जा रहा है। तो यहाँ पे सेवरल स्कीम्स भी लाई जा रही है ताकि इसको प्रमोट आगे बढ़ा सके और ये रुका ना रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम है। नेक्स्ट इज पीएम किसान सम्मान योजना दैट प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट to 11.8 crore farmers per year, including marginal and small farmers as well. Next is Agriculture Infrastructure Fund and Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana to boost the post-harvest infrastructure investment in order to increase productivity and efficiency. तो ये 3 से 4 स्कीम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही बात हो रही है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्विस पे फोकस किया जाए, बट बैलेंस्ड अप्रोच ली जाए, एग्रीकल्चर को भी पीछे नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि उसमें से भी काफी सारे डायमेंशन निकलते हैं। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर पॉलिसीज को बूस्ट किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा मिले, अदर सेक्टर्स में भी उसका रोल हो। तो कैसे हो सकता है वो हमें सोचना है। तो वही हमारा 2047 तक का गोल भी है कि कैसे एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जाए फ्रॉम द डेवलपिंग इकोनॉमी। तो मेनली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं ये ना कि भाई वो तो गवारों का काम है, इस टाइप के वर्ड्स ना यूज करे जाए, उसको भी एक अलग इम्पोर्टेंस दिया जाए। जैसे कि ऑफिसेस में जाके सर्विस को दिया जाता है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर को भी दिया जाना चाहिए, उसका भी एक एग्जैक्ट रेपुटेशन होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम सक्सेसफुल इनिशिएटिव, तो यूपीआई कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दिव्या, यू कैन ऐड अप। We can move forward. 100 में से 2 बुजुर्गों को ही दर्द मुक्त इलाज मैसर। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से बुजुर्गों के लिए जो इलाज संबंधित या फिर जो उनकी केयर होनी चाहिए, उनसे संबंधित जो सुविधाएं वो प्रदान की जानी चाहिए। जब हम भारत की बात करते हैं, सिर्फ 2% बुजुर्ग आबादी ऐसी है जो पॉलिएटिव केयर मिल पाती है। दुनिया में अगर हम बात करें तो 14% ऐसी जनसंख्या है जिनके लिए उपलब्ध है। साल 2050 तक अगर हम देश की बात करें तो लगभग 21% यानी 35 करोड़ से अधिक लोग 60 साल की उम्र के होंगे। तो उनके लिए किस तरह से
इन सुविधाओं को प्रदान किया जाए ताकि वह उनके जो अंतिम स्टेज में जो दर्द या तनाव या जिस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है उसके वह उससे संबंधित इलाज उन तक पहुंच सके और शरीर की पीड़ा से मुक्त हो सके। तो उसके लिए जरूरी है कि उनके लिए स्वास्थ्य खर्च जो है वो को बढ़ाया जाए। या फिर जब हम बात करते हैं इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 45% खर्च बुजुर्ग मरीजों पर किया जाता है, जिसने परिवार में बुजुर्ग है उनकी आय करीब 13% हिस्सा स्वास्थ्य खर्च पर जाता है। तो किस तरह से उनके लिए बात की जाए, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं जब बीमा कंपनी की बात करते हैं जो 65 साल तक की बीमा देने की उम्र उनको द्वारा बढ़ा दी गई है तथा किसी भी समस्या से संबंधित या फिर किसी भी रोग से संबंधित व्यक्ति को अब बीमा प्रदान किया जाएगा। तो उससे संबंधित बात की जा सकती है। आजकल आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ईशान, इंडिया पुश फॉर वन नेशन वन एरोस्पेस। तो जब हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसके माध्यम से इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर तो ईशान को प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी वजह से एक सिंगल पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जो एयर ट्रैफिक को मैनेज कर सके। क्षमता निर्माण, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से रेलवे मंत्रालय द्वारा 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निजी कंपनी और फ्रंट ऑपरेशन ऑपरेटर्स को देने पर विचार किया जा रहा है। तो किस तरह से उनके माध्यम से और अधिक क्षमता का निर्माण किया जा सकता था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाकर किस तरह से जो अर्थव्यवस्था में गति प्रदान की जा सकती है। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के पास ऐसी बहुत सी संपत्ति है जो इस्तेमाल में नहीं है, उनको किस तरह से प्रयोग में लाया जाए तथा उनका प्रयोग लॉजिस्टिक क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है जिससे कि लॉजिस्टिक आय पर जो खर्च किया जाता है वो कम हो सके, जिसके लिए गति शक्ति या फिर भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि शहरों को सब अन्य शहरों के साथ जोड़ा जा सके तथा देश के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इसके अंदर रेलवे बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। किस तरह से जो जमीन है उसको कार्गो प्रबंधन सार्वजनिक उपकरणों को प्रदान पट्टे पर दे दी जाए तथा एक नीति को मंजूर किया जाए कि अगले 5 वर्षों के लिए 3 गति शक्ति टर्मिनल बनाने की योजना रखी गई, जिसके माध्यम से पट्टे पर देकर उस जमीन का प्रयोग 35 साल तक कार्गो से संबंधित सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जिससे वाणिज्य मूल्य का सालाना 1.5% शुल्क तय किया जाएगा। शुल्क के माध्यम से सरकार की आय बढ़ेगी तथा जब हम पट्टे पर दिए हुए कार्गो का प्रारंभ करेंगे तो इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक खर्च है उसमें कमी आएगी। जब कार्गो टर्मिनल के विकास की बात करते हैं तो विकास से अनुमानतः 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से उनके माध्यम से रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा 100 टर्मिनल पूरा होने के बाद 200 कार्गो टर्मिनल की बोली प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी होने वाली है। फिलहाल 77 कार्गो टर्मिनल शुरू हो चुके हैं जो करीब 5400 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से आरंभ किए गए हैं। जब हम इनके संचालन की बात करते हैं तो इनके संचालन के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदानी ग्रुप, JSW ग्रुप, इंडियन ऑयल और नायरा एनर्जी जैसे ग्रुप शामिल है जिनके माध्यम से इनको संचालित किया जाएगा। सफल बोली लगाने के लिए निर्माण की लागत वाहन वहन करेंगे तथा कारोबार के जोखिम भी उन्हीं का होगा। तो किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बढ़ाया जाएगा कि बोली के माध्यम से जो भी खर्च गति शक्ति को या फिर टर्मिनल्स को बनाने के लिए किया गया है वह सरकार उससे वसूलेगी तथा अगर उसमें कोई जोखिम होता है तो वह स्वामित्व रेलवे के पास रहेगा, जिसके माध्यम से लॉजिस्टिक अतिरिक्त कार्गो ट्रैफिक मिलेगा और रेलवे का राजस्व बढ़ेगा। भारतीय रेलवे के पास अधिकतर जमीन ऐसी है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, उसका प्रारंभ करके रेलवे परिसंपत्ति के किफायते को भी सुनिश्चित कर सकता है। जब हम बात करते हैं रेलवे का अधिकतर प्रयोग माल ढुलाई के लिए किया जाता है जो कि किफायती भी होता है, तो उसके माध्यम से ऐसे टर्मिनल्स का विकास किया जा सकता है जिसमें प्लेटफॉर्म का डिजाइन अधोसंरचना विकास को दर्शाता हो ताकि लंबे समय तक चल सके, बाधाएं कम हो और कार्गो के साथ साथ अगर अन्य रेल टर्मिनल को वहां से गुजरना है तो उसके लिए भी वहां व्यवस्था की जाए ताकि पूंजी व्यय को कम के साथ साथ रेलवे के लिए जो समग्र क्षमता है उसके का भी प्रयोग किया जा सके और कार्बन उत्सर्जन में जो जब हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक के माध्यम से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम किया जा सके ताकि पर्यावरण के ऊपर जो समस्या उत्पन्न होती है वो भी कम हो सके।
नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, डिड यू नो। तो ईवीएम मशीन के बारे में अगर बोला जाए तो बैटरी से चलती है, तो उन एरियाज में भी यूज की जा सकती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नेक्स्ट अगर एक फैक्ट की बात करें कि वोटर टर्नआउट इन द 2019 लोकसभा polls was 67.4%, the highest so far in general elections in the country। सबसे हाईएस्ट है ये, हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया मालदीव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, तो हम यहाँ ट्रेड का डाटा देख सकते हैं कि $500 मिलियन। तो अगर बात की जाए कि मालदीव के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन कैसा है, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ मालदीव है, ये हम याद रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है, मालदीव और इंडिया की बात करते हैं जब, तो इनका बायलैटरल ट्रेड 2022 में इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ मालदीव। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंडिया टूरिज्म अराइव इन 2023 अकॉर्डिंग टू 11.2% ऑफ टोटल टूरिज्म। जब हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो क्वाइट डिप्लोमेसी चूज की जाती है। देयर इज ए ट्रू जेस्चर विच signifies a long-standing friendship and strong communication to further expand bilateral trade and commerce between our two countries। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मालदीव stands to benefit more from its relationship with India. The island nation hold a very strategic location in the Indian Ocean, a region the both India and China want to control. The Maldives is also close to major international shipping lane as well as the choke point of energy transition of the West, the Strait of Malacca and the Gulf of Aden. India also benefit from the ability of to monitor marine traffic इन दिस रीजन। तो हम देख सकते हैं किस तरह से मालदीव इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रीट ऑफ मलक्का और गल्फ ऑफ अदन है, वो किस तरह से चोक पॉइंट के रूप में काम कर सकती है जब हम बात करते हैं वेस्टर्न एशिया में जाने की या फिर साउथ एशिया की तरफ जाने की, तो जिसपे भारत और चाइना दोनों ही कंट्रोल करने की बात करते हैं, जिसके माध्यम से मॉनिटर किया जा सकता है मरीन ट्रैफिक को भी और इंडियन ओशन को भी। कोलिजियम के खिलाफ याचिका को ठुकराया। तो हमें हाल ही में देखने के लिए मिला है कि किस तरह से जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोलिजियम को खत्म करने के लिए अनुरोध की गई रिट याचिका की सुनवाई की गई, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका के तहत कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के इस फैसले के खिलाफ चैम्बर में खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह एक संस्था की विश्वसनीयता का सवाल है, कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करना होगा। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि मैं माफी चाहूंगा, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 संविधान संशोधन के साथ 2015 में असंवैधानिक करार दिया गया था और इसे खारिज कर दिया गया है। इसमें से जब कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो 5 न्यायाधीशों के द्वारा और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की सूची जो है वो कानून मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके माध्यम से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा यह एक पूर्ण रूप से
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के 6 सदस्यों वाली एक संस्था के प्रस्ताव के माध्यम से रखा गया था, जिसमें कि प्रधान न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ जज और केंद्रीय वित्त न्यायालय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सदस्य बनाने की बात की गई थी। तो विभिन्न प्रकार की जानकारी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम के खत्म नहीं किया जा सकता, तथा उसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। जब हम बात करते हैं आधी से ज्यादा बीमारियां अस्वस्थ आहार के कारण होती है, तो भारत में 56.4% बीमारियां अस्वस्थ खाना खाने के कारण उत्पन्न होती है, जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया है, जिसमें आवश्यक पोषण तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मोटापे और मधुमेह से बचने के लिए 17 प्रकार के आहारों का सेवन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट से बचने का आग्रह किया गया है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन की जरूरत होती है, जिसमें 2000 कैलोरी प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय पोषण संस्थान के द्वारा भी तत्वों के भरपूर आहार और खाने से हृदय संबंधित बीमारियों और रक्तचाप में काफी हद तक कमी की जा सकती है, तथा मधुमेह से भी बचा जा सकता है। तो इसके लिए अनिवार्य एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए, जिसके माध्यम से जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने कम नमक खाने, तेल और वसे की मात्रा को कम करने तथा उचित व्यायाम करके चीनी और जंक फूड का कम ग्रहण करने के लिए कहा है, जिसकी वजह से मोटापे, हृदय संबंधित रोग, थायराइड जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है, तथा इसके लिए एक पूरा निर्देश दिया गया है, जिसमें 17 तरह के आहार शामिल किए गए हैं। जब हम युद्ध में रूस के साथ दे रहे चीन को अमेरिका की चेतावनी, तो हमें यहाँ देखने के लिए मिला है किस तरह से शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी बड़े खतरे की मदद कर रही है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से नशीले पदार्थों को अमेरिका पहुंचाने से रोकने में चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है, देखने के लिए मिला है कि बिल्किन ने ईरान के साथ चीन के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि चीन इसका इस्तेमाल इसराइल के साथ ईरान के तनाव के कम करने के लिए कर सकता है, तथा उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मध्य पूर्व में चीन के सकारात्मक भावना भी निभा सकता है, कि किस तरह से विश्व में वर्ल्ड ऑर्डर हमें बदलता हुआ दिखाई देता है, कि जहां पर चाइना, रशिया, ईरान, इसराइल तथा अमेरिका के माध्यम से एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। बीते साल ताइवान पर चीन के दावे और दक्षिण चीन भारत में चीन के पैर पसारने की कोशिश को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। उन प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका ने चीन के निर्यात और आधुनिक कीर्तिमान पर पर निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। इस सुविधाओं के अंदर हम देखना होगा कि किस तरह से अमेरिका में असमानता से दिखे चीन कथित जासूसी गुब्बारे से संबंधित भी समस्या या विवाद हमें देखने के लिए मिला था, तथा लड़ाकू विमान के मिसाइल छोड़ देने से संबंधित समस्या भी हमें देखने के लिए मिलती है। इन सभी समस्या और चुनौतियों के बीच में किस प्रकार से अमेरिका और चाइना के संबंध हमें देखने के लिए मिलेंगे, यह देखना होगा किस तरह से चीन के मामले में अमेरिका अपनी सीमा नहीं लांघता, तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के होते हुए भी इस मुद्दे को सुलझाने की या फिर अन्य समस्याओं